यहाँ कल अपन ने जो एम्पीरियन लूप वगैरह पढ़े थे उससे अपन ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए थे। अब हम उसके एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और किसी आवेशित कण पर कार्य करने वाले बल की मान ज्ञात कर रहे हैं। वो ऐसा आवेशित कण जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ चित्र में क्रॉस से दर्शाया गया है, ठीक है। क्रॉस से दर्शाने का मतलब क्या है कि ये तल के लंबवत भीतर की ओर है और एक आवेशित कण Q जिसका द्रव्यमान m है v सदिश वेग से x अक्ष कण दिश इससे प्रवेश कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम पता लगाना चाहेंगे कि उस पर क्या क्या बल कार्य कर रहा है। कोई और आया क्या भाई? ये उसी समय जब मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ, आगे सावी तो आ गया। यहाँ से तुमको इतना करना है, लाओ इतना बार करना है कि जो भी आएगा तो उसको एडमिट करते जाना है और कुछ नहीं करना। तुम यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। कुछ नहीं, उसको रहने दो, उसको मत करो, कुछ उसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिट हियर, ठीक। और कोई भी यदि इसमें नाम आते हैं तो उसको एडमिट करना रहेगा, एडमिट बना रहेगा एक, तो एडमिट को पुश कर देना, ठीक। या मेरे को बता देना, मैं आ जाऊँगा एडमिट करने, तुम कर देना, बन जाएगा तुमको। तो चले जरा, ये लॉरेंज बल का मान ज्ञात करना चाहते हैं। लॉरेंज बल क्या? एडमिट कर दो। जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ नाम आएगा जिसका भी, तो उसको एडमिट करते जाओगे, है ना। अभी नहीं, अभी तो आ गए हैं सब कितने 8 लोग। रिपीट कर दूँ मैं। जब कोई आवेशित कण Q जिसका द्रव्यमान m है v सदिश वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसके ऊपर एक बल कार्य करने लगता है, ठीक। ये सबसे पहले लॉरेंज ने प्राप्त किया था। लॉरेंज ने देखा था कि जब भी ऐसी स्थिति यहाँ करते जाओ एडमिट, ये एडमिट ऐसा करना है, पुश करना है एडमिट, ठीक है। ओके, हाँ उसको रहने दो, उसको तुमको बन रहा है ना, लेकिन ये उतना अब शांत रहो। आवाज़ उसमें भी रिकॉर्ड हो रही है, वो भी रिकॉर्ड हो रही है। तो ध्यान देंगे, आज थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि हमारे टेक्निकल साइड को देखने वाले जो हैं वो थोड़ा लेट हो गए हैं, ठीक है। तो मुझे बीच में थोड़ा सा कैमरे की तरफ जाना पड़ेगा। कोशिश करेंगे अपन इसको जल्दी ख़त्म करें। एक आवेशित कण Q जिसका द्रव्यमान m है और वेग v सदिश है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र b सदिश में प्रवेश कर रहा है। मैंने b सदिश को कैसे बनाया है निशांत? तल के लंबवत भीतर की ओर, ठीक है। तल के लंबवत भीतर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है और ये आवेशित कण इस तरीके से इसमें प्रवेश कर रहा है, ठीक। हम पाते हैं कि जैसे आवेशित कण इसमें प्रवेश करता है वो तुरंत अपने मार्ग से विचलित हो जाता है प्रवेश करते ही। मार्ग से विचलन क्या दर्शाता है? कि उस पर कोई बल कार्य कर रहा है, क्योंकि कोई भी वस्तु अपनी गति की दिशा तभी बदलती है जब उस पर कोई बल आरोपित की जाए। बिना बल के कोई अपने आप अपनी गति की दिशा नहीं बदल सकता, जड़त्व का नियम है ये, ठीक है। और इसने अपनी गति की दिशा बदला है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई बल कार्य करने लगा है, ठीक है। सबसे पहले लॉरेंज ने इसके बारे में पता लगाया है। लॉरेंज ने बताया कि जैसे ही इसके भीतर प्रवेश करता है ये आवेशित कण, उस पर लॉरेंज बल कार्य करता है। उस लॉरेंज बल का परिमाण आवेश के मान पर निर्भर करता है। उस लॉरेंज बल का परिमाण वेग के मान पर निर्भर करता है। इस लॉरेंज बल का परिमाण उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रानुपाती होता है और इसका मान साइन थीटा के अनुक्रानुपाती होता है। अभी तो अपन ने क्या किया है कि थीटा 90 अंश लिया है, ये इस दिशा में वेग की दिशा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो दोनों एक दूसरे कैसे लंबवत हैं। लेकिन यदि इस तरीके से हो, ये b सदिश इधर हो और इस तरीके से v सदिश वेग से प्रवेश कर रहा हो और इनके बीच का कोण कितना हो? थीटा, तो उस स्थिति में f सदिश का मान साइन थीटा के भी अनुक्रानुपाती होता है। रिपीट, लॉरेंज के अनुसार लॉरेंज बल का मान 4 कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1 आवेश q के अनुक्रानुपाती होता है। नंबर 2 वेग के परिमाण के अनुक्रानुपाती होता है। नंबर 3 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रानुपाती होता है और नंबर 4 साइन थीटा के अनुक्रानुपाती होता है, जहाँ थीटा किसके बीच का कोण है? v सदिश और b सदिश के बीच का कोण है। इन सबको एकत्रित करें 1 2 3 4 को, तो एकत्रित करने पर मॉड f बराबर q v मॉड b मॉड साइन थीटा आता है। यहाँ जो अनुक्रानुपाती नियतांक है उसका मान कितना आता है? 1, इसलिए मैंने लिखा नहीं था उसको, ठीक है। अनुक्रानुपाती नियतांक का मान कितना आता है? 1 आता है। अब इसकी दिशा क्या होगी, या इसको हम सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। सदिश रूप में क्या होता है? f सदिश बराबर q इंटू v क्रॉस b, ये इसका सदिश मान हो जाएगा। v मॉड b मॉड साइन थीटा आप लोग सब जानते हैं कि ये सदिश गुणन है, तो इसलिए v क्रॉस b हो जाएगा। यदि बल है तो वो सदिश राशि है, इसलिए यहाँ सदिश गुणन होना ही चाहिए। कई लॉजिक हैं उसके। अब इसका दिशा कैसे निकालेंगे?
तो इसकी दिशा का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया गया है, जिसे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ठीक है, इसे बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कोई एडमिट होना चाहता है? कितने लोग हो गए? 9 है, उसमें रिकॉर्डिंग चल रही है। तो इसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। क्या बोलता है ये, जरा देखो मेरी तरफ। ये बाएं हाथ को, दायां ये है जिससे मैं लिख रहा था, ये बायां हाथ है, ठीक है। बाएं हाथ को यदि इसकी मध्यम अंगुली, प्रथम अंगुली और अंगूठे को इस तरह फैलाया जाए कि वो तीनों कैसे हों, परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, तब यदि इस मध्यम अंगुली से इसको अपन क्या बोलते हैं, मध्यमा, इससे यदि वेग की दिशा में रखा जाए, यदि धनावेश है तो धनावेश के वेग की दिशा में, और यदि ऋणावेश होता तो ऋणावेश के वेग की विपरीत दिशा में, तो इसे धनावेश के वेग की दिशा में रखा जाए। प्रथम अंगुली की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाया जाए, तो अंगूठा ये उस आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। जैसे यहाँ देखें, ये मैंने दिखाया है V सदिश, ये B सदिश, तो ये अंगूठा किसको दिखाएगा, लॉरेंज बल की दिशा को। यहाँ इसको अप्लाई करते हैं अपन, देखिए जरा, यहाँ पर ये किसकी दिशा मैंने बताया था, V सदिश की दिशा इधर की ओर है, V सदिश x अक्ष की दिश, B सदिश कहाँ की ओर है, अंदर की ओर है। तो चुंबकीय क्षेत्र के पर उस आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा कहाँ हो जाएगी, इस अंगूठे की दिशा की ओर, यानी ऊपर की ओर। ऊपर की ओर बल F सदिश कार्य कर रहा है। जब भी किसी आवेशित किसी भी कण पर उसकी वेग की दिशा के लंबवत बल कार्य करता है तो वृत्तीय मार्ग में घूम जाता है। तो सीधी बात है, वृत्तीय मार्ग में घूमने लगेगा। और ये बल जो लग रहा है लॉरेंज बल, यही उसे वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल देगा। याद आ रहा अभिकेंद्री बल, कोई भी वस्तु वृत्तीय मार्ग में तभी गति कर सकती है जब उस पर कोई अभिकेंद्री बल कार्य कर रहा हो, और अभिकेंद्री बल किसी बाह्य कारक द्वारा दिया जाता है। जैसे एक रस्सी से पत्थर बांध के आप घुमाना चाहोगे वृत्तीय मार्ग में, तो हाथों से बल लगाओगे, जब तक आप उससे रिवॉल्व नहीं करोगे हाथों से बल लगाकर, तब तक वो नहीं घूमने वाला, ठीक है। इसी तरह से यदि हम पंखे की बात करें तो उसकी पंखुड़ियाँ इसलिए घूम रही हैं क्योंकि उसके अंदर एक मोटर लगी हुई है, विद्युतीय मोटर, जो उसे घूमने के लिए आवश्यक बल प्रदान कर रही है, बलागुण प्रदान कर रही है। तो बिना किसी बल के कोई वस्तु रोटेट नहीं कर सकती, और उस बल को हम बोलते हैं अभिकेंद्री बल। यहाँ यही बल हम बाद में देखेंगे इस वृत्तीय मार्ग घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा, ठीक है। दिशा कैसे निकालेगी, ये लेफ्ट हैंड रूल से, ये वेग की दिशा है, इधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर है, जो इसकी सहायता से दर्शाया गया है। तो बल की दिशा कहाँ की ओर हो जाएगी, ऊपर की ओर, ठीक। इस तरीके से अपन इसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, लॉरेंज ने बताया था कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी निश्चित कोण थीटा पर प्रवेश कर रहा हो, तो उस पर लगने वाले बल, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं, का परिमाण नंबर 1 आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, नंबर 2 वेग के मान के अनुक्रमानुपाती होता है, नंबर 3 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, नंबर 4 साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, जहाँ थीटा ये V सदिश और B सदिश के बीच बनने वाला कोण है, ठीक है। किसके बीच, V सदिश और B सदिश के बीच बनने वाला कोण है। इन चारों को एकत्रित करेंगे तो मॉड F बराबर आएगा Q V मॉड B मॉड साइन थीटा, ठीक है। इसी को हम सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि V मॉड B मॉड साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, V क्रॉस B, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो उसकी वैल्यू V क्रॉस B हो जाएगी। ये हो गया लॉरेंज बल। अब इस लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं, जिसके अनुसार यदि बाएं हाथ की प्रथम अंगुली, मध्यमा और अंगूठे को इस तरह फैलाया जाए कि वो तीनों परस्पर लंबवत हों, तब मध्यमा से वेग की दिशा को दर्शाया जाए, प्रथम अंगुली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा जाए, तो अंगूठा लॉरेंज बल को दर्शाता है, लॉरेंज बल की दिशा को दर्शाता है। आ गया। ये लॉरेंज बल अभी जो है वो किसके कारण है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। बाद में लॉरेंज ने इसमें और संशोधन किया। उसका कहना था कि जब कोई आवेशित कण प्रवेश करता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तब तो ये बल कार्य कर रहा है, लेकिन यदि विद्युतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब भी उस पर एक बल कार्य करता है, जो विद्युतीय बल होता है। उस विद्युतीय बल का मान हम पढ़ चुके हैं। विद्युतीय बल का मान Fe मॉड या Fe बराबर कितना होता था, आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। यदि सदिश रूप में लिखना है तो Q इंटू E सदिश, ये कहलाता था कौन सा बल, विद्युतीय बल। इसको भी लॉरेंज ने विद्युतीय लॉरेंज बल कहा। तो इस तरह से उसका कुल लॉरेंज बल का मान यहाँ लिखा हुआ है, कुल लॉरेंज बल
ठीक है। Fl बराबर Q इंटू ई सदिश जो विद्युतीय बल है और प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी जो चुंबकीय बल है। इन दोनों का योगफल ये कुल लॉरेंज बल कहलाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसका। आया इतना? तो ये चीज़ें जो है ये डायग्राम V सदिश व B सदिश परस्पर कैसे थे? लंबवत थे। ठीक है, तभी वृत्तीय मार्ग में घूम रहा था। अब इसमें अगला आर्टिकल पूछता है वो कि यदि वृत्तीय मार्ग में घूम रहा है तो उस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या कितनी होगी, और उस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या के साथ साथ वृत्तीय मार्ग को पूरा करने में लगा समय जिसको आवर्तकाल कहते हैं उसका मान कितना होगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है सेकंड पार्ट जो इसका है। लॉरेंज बल तो पूछता ही है हर साल, बायोसैवर्ट का नियम, लॉरेंज बल का मान निकालना और वृत्तीय मार्ग में घूमते कण के लिए त्रिज्या का व्यंजक निकालना, इनमें से एक आता ही आता है। ठीक, अभी इस साल के पेपर में आपने देखा होगा बायोसैवर्ट का नियम आया था। ठीक है, तो अब अपन देखने जा रहे हैं कि वृत्तीय मार्ग में जो घूमेगा तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। ये ए बिंदु पर प्रवेश कर रहा है घूमते हुए, यहाँ बी बिंदु से बाहर निकल रहा है, तो ए सी और सी बी इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या आर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए, वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अभिकेंद्रीय बल आवश्यक है, जो किससे मिलेगा? यहाँ पर जो लॉरेंज बल से प्राप्त होता है, बल से ही प्राप्त होता है। ये इसका सिद्धांत है। इम्प्लाइज लॉरेंज फोर्स कितना था? Q इंटू वी मॉड इंटू बी मॉड इंटू साइन 90। अब मैंने 90 क्यों ले लिया है? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना है? इसके और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण कितना है? 90 अंश है। यही उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। पिछले साल याद हो हमने अभिकेंद्रीय बल का मान निकाला था। अभिकेंद्रीय बल का मान था m v मॉड का स्क्वायर के बटे r। ये v से एक v कैंसिल हो जाएगा, तो r को इधर ले आ लेंगे तो r बराबर हो जाएगा m v मॉड के बटे q इंटू बी मॉड। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर अपन ने अलग आर्टिकल लिए हैं। हमको पूछा गया था कि वृत्तीय मार्ग घूमता है तो उसकी त्रिज्या का व्यंजक ज्ञात करो। ये त्रिज्या आ गई। अभी हमको सिर्फ इतना आता है, इसका 3 नंबर मिलते हैं। ठीक, लेकिन इसके आगे बढ़ना हो, इसके अलग अलग और सूत्र निकालना हो तो ध्यान रखें m इंटू वी क्या है? यहाँ पर m इंटू वी ये कहलाता है रेखीय संवेग। राहुल याद आ रहा है ना? रेखीय संवेग बोलते हैं इसको, p की मॉड वैल्यू। तो एम्प्लाइज r बराबर हो जाएगा p की मॉड वैल्यू के बटे q इंटू बी की मॉड वैल्यू। समीकरण नंबर 2। हम ये भी जानते हैं कि p की मॉड वैल्यू बराबर √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होती है। पढ़े थे अपन ने रेखीय संवेग और वृत्तीय मार्ग और किसके बीच में? गतिज ऊर्जा के बीच संबंध से। ये मान रख देंगे 2 में रखने पर तो कितना आ जाएगा? r का मान √2m काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब यहाँ पर क्या है? गतिज ऊर्जा, ध्यान रखेंगे, के बटे q इंटू बी मॉड। ये भी एक और सूत्र है जो निकला है। अब इसके बाद एक और चीज़ यदि याद हो तो हमने पहले चैप्टर में पढ़े थे, किसी भी कण को यदि भी विभवांतर से, आवेशित कण को भी विभवांतर से त्वरित किया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान ये q इंटू विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, W बराबर q इंटू वी होता है और वही कार्य किससे बदल जाता है? गतिज ऊर्जा में। तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान q इंटू वी होता है, जहाँ v क्या चीज़ है? विभवांतर है जिससे उस आवेश कण को आवेशित किया गया होगा। किसी न किसी वेग से आ रहा है ना? कैसे आया? ये अपने आप नहीं आया आवेश का, ऐसा नहीं कि फेंक दिए और चला गया किसी वेग से। उसको त्वरित कराने के लिए विभवांतर लगाना पड़ता है, वो भी उच्च विभवांतर। उस उच्च विभवांतर को लगाने के लिए अपन उपकरण का उपयोग करते हैं जो साइक्लोट्रॉन कहलाता है। अभी हम इसी के सिद्धांत से साइक्लोट्रॉन बनाएंगे बाद में। रिपीट करूँ मैंने क्या बोला कि आवेशित कण Q किसी वेग v से आ रहा है बोलते हैं। कैसे मिला ये v वेग से? भाई आवेशित कण को v वेग से अधिक प्रवेश कराना है तो उसके लिए उसे संवेग देना पड़ेगा, उसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वो ऊर्जा उसे विभवांतर से, यानी 2 प्लेट लेंगे, एक को धन विभव पर दूसरे को ऋण विभव पर रखेंगे, उसके बीच में आवेशित कण रखेंगे। तो आवेशित कण यदि धनावेशित है तो वो किसकी दिशा में गति करना शुरू करेगा? वो क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में त्वरित हो जाएगा।
ठीक। और उसके पास एक ऊर्जा आ जाएगी जिसको हम उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं, और उस गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा, Q इंटू वी के बराबर। यहाँ रख देंगे 3 में, तो 3 में रखने पर अपने को कितना मिलेगा देखें, 3 में रख देंगे तो R बराबर मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m Q इंटू कैपिटल V के बटे Q इंटू बी मॉड। ये एक रूट के अंदर Q है और बाहर Q है, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन बी मॉड अंडर रूट ऑफ 2m कैपिटल V अपॉन Q। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है क्योंकि अक्सर देता है कि एक अल्फा कण को 10⁶ वोल्ट से त्वरित कराकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसका मान 1 टेस्ला है में प्रविष्ट कराया जाता है, लंबवत प्रविष्ट कराया जाता है, तो उसकी त्रिज्या का मान क्या होगा। अब आपको V का मान दे दिया 10⁶ वोल्ट, आप बोलोगे m नहीं दिया, अल्फा पार्टिकल दे दिया है, अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान पता होता है, अभी बताऊंगा मैं क्या होता है। आवेश Q का मान भी जानते हैं हम अल्फा पार्टिकल पर, सारी वैल्यूज़ दी है, रखेंगे तो R का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए अपने पास ये सूत्र होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जब भी मैंने बताया कि एक आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर लॉरेंज बल कार्य कर रखता है। यदि वो ठीक लंबवत प्रवेश कर रहा है तो लॉरेंज बल के कारण वो वृत्तीय मार्ग में घूमने लगता है। तो निश्चित रूप से वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल लॉरेंज बल से प्राप्त होगा। तो लॉरेंज बल बराबर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल के, ये V मॉड से V मॉड कैंसिल हो जाएगा, m इंटू वी, ये R इधर जाएगा, Q इंटू बी मॉड अपॉन में चला जाएगा। ये पहला सूत्र है, परीक्षा में सिर्फ यहीं तक आता है, लेकिन हम इसको और आगे सत्यापित कर रहे हैं। m इंटू वी क्या चीज़ है, यहाँ पर संवेग है, मात्रा गुणित वेग, तो उसको P सदिश लिख सकते हैं, उसकी मॉड वैल्यू, तो एक और समीकरण मिल जाएगा। फिर हम ये भी जानते हैं कि P सदिश की मॉड वैल्यू का मान अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक, इससे हम प्रतिस्थापित कर देंगे यहाँ, तो ये आ गया। फिर हम ये भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अपने आप नहीं मिलती किसी आवेशित कण को, उसे विभव V से या विभवांतर V से त्वरित कराना पड़ता है। तो Q इंटू कैपिटल V, ये जो किया गया कार्य है विभवांतर के कारण, वो उसमें गति ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। तो गति ऊर्जा की जगह पर यहाँ Q इंटू V लिख देंगे। एक रूट Q से रूट Q कैंसिल हो जाएगा इसका, तो ये अंतिम सूत्र मिल जाएगा। ये हो गया त्रिज्या R का मान। लेकिन हमको अब एक और चीज़ निकालना है, वो क्या चीज़ है, आवर्तकाल का मान। तो आवर्तकाल का मान कैसे निकालेंगे, जरा देखिए। काल, एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। यहाँ तो पूरा नहीं लगा रहा, आधा लगा रहा, लेकिन है तो वृत्तीय मार्ग में। यदि अपन उसी को इमेजिन करें पूरा कंप्लीट कर रहा है तो कुल चलेगी दूरी कितनी होगी एक पूरे चक्कर में, 2 पाई इंटू R, और वेग कितना है, V की मॉड वैल्यू। ठीक है, ये आवर्तकाल का मान होगा 2 पाई। R का मान अब भी निकाले अपन ने, m V मॉड के बटे Q इंटू बी मॉड, समीकरण नंबर 1 निकाले थे, ये रख देंगे के बटे V की मॉड वैल्यू। तो ये V की मॉड वैल्यू से V की मॉड वैल्यू कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2 पाई m के बटे Q इंटू V की मॉड वैल्यू। ये हो गया आवर्तकाल का मान। ठीक, क्या महत्वपूर्ण बात पता चल रही है इससे, समीकरण नंबर 4, तो ये है क्या महत्वपूर्ण बात पता चल रही है इससे कि इस टाइम पीरियड का मान या आवर्तकाल का मान वेग पर निर्भर नहीं कर रहा है। वेग गायब है, वो वेग से वेग कैंसिल हो गया, तो सीधी बात है वेग पर निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक, और यही जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ज़्यादा वेग से आएगा तब भी उतने समय में बाहर निकलेगा, कम वेग से आएगा तब भी उसका आवर्तकाल इतना ही रहेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब ज़्यादा वेग से आएगा तो ज़्यादा बड़े वृत्तीय मार्ग में घूमेगा, कम वेग से आएगा तो छोटे से मार्ग में घूमेगा, लेकिन समय उतना ही लेगा। और यही बाद में साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत बना, ठीक है, जो अपन पढ़ेंगे। इसके लिए आवृत्ति का मान हमेशा 1/T होता है, तो पलट देंगे इसको तो क्या आ जाएगा, Q इंटू बी मॉड फिर 2 पाई m, ये हो जाएगा आवृत्ति का मान। ठीक है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये आर्टिकल जो है ये अक्सर पूछा गया है, इसके अथवा में बायो सेवर्ट का नियम होता है। ठीक है, तो जो आप अच्छे से लग रहा हो कि हम लिख सकते हैं उसको लिख देना। ठीक है, तो ये हो गया, एक वृत्तीय मार्ग में जब लंबवत प्रवेश करता है तब उसका मार्ग वृत्तीय होता है और उस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या का व्यंजक और आवर्तकाल का व्यंजक। लेकिन यदि 90 अंश पर प्रवेश ना करे, 30 अंश पर प्रवेश करे, 60 अंश पर प्रवेश करे, यानी 0 से 90 अंश के बीच कोई भी कोण पर प्रवेश करे, तो ऐसी स्थिति में उस पर उसकी दिशा या उसका मार्ग कैसा होगा ये अपन डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो रहेगा कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए उससे प्रवेश करता है तो उसके मार्ग का परिकलन कीजिए, और उसके लिए भी आवर्तकाल और
आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात कीजिए। जरा समझते हैं उसको अपन ध्यान से। दिशा है और ये आवेशित कण इधर इस दिशा में v वेग से गति कर रहा है और ये कोण कितना है, थीटा है। b सदिश और v सदिश के बीच ये v सदिश है। यदि क्षेत्र नहीं होता तो सीधा निकल जाता आवेशित कण, लेकिन जैसे ही प्रवेश करेगा अब दो चीज़ें होंगी। v सदिश के दो घटक टूटेंगे, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ये वाला घटक जो है v cos थीटा और दूसरा घटक जो है v sin थीटा। इनमें से v cos थीटा तो उसको आगे की ओर ढकेलेगा, लेकिन v sin थीटा जो b के लंबवत है उसे वृत्तीय मार्ग में घुमाएगा। अब कोई चीज़ वृत्तीय मार्ग में घूम रही है और कोई बल उसे आगे भी ढकेल रहा है, तो वो कैसे चलेगा, ऐसे आगे की ओर बढ़ते जाएगा। ठीक, गोल गोल घूमते हुए आगे की ओर कुंडलिनीवत मार्ग में चलेगा। स्प्रिंग देखे होगे आपने पेन के अंदर जो डली रहती है रिफिल के साथ में, ठीक है, बिल्कुल उसी मार्ग में घूमेगा। तो अंदर प्रवेश करते ही साथ इसका मार्ग कैसा हो जाएगा, वो चित्र बना के बता रहा हूँ मैं आपको। आगे की ओर बढ़ते जाएगा। ठीक, चारों तरफ से घूम रहा है, 3D में है, ध्यान रखना। जैसे प्रवेश किया ऐसे इस तरीके से, फिर इस तरीके से बढ़ते हुए आगे निकल गया है। ठीक, ये इस तरीके से घूमा, वापस आया, वृत्तीय मार्ग में घूमा, फिर इस तरीके से गया और ये आगे की ओर बढ़ते जाएगा। ठीक, इसका मार्ग किस प्रकार का कहलाएगा, कुंडलिनी वत। ठीक, हिंदी में बोलते हैं कुंडलिनीवत, इंग्लिश में बोलते हैं हेलिकल शेप। ठीक है, इसमें घूमेगा ये। तब ये हेलिकल शेप में जब घूमेगा तो वृत्तीय मार्ग में घूम रहा है और आगे की बढ़ रहा है। तो जो लगातार दो इस तरीके के लूप बन रहे हैं उनके बीच की दूरी को p पिच गुणांक कहते हैं। यहाँ p क्या कहलाता है, पिच गुणांक। इसका हिंदी में कोई अर्थ मान नहीं है, नाम नहीं है, पिच फैक्टर कहलाता है। ठीक है, यानी वृत्तीय मार्ग में गति करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाता है, तो लगातार दो लूपों के बीच की न्यूनतम दूरी को पिच गुणांक कहते हैं। अब यहाँ मैंने बताया कि जब वृत्तीय मार्ग में घूम रहा है तो उसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल कहाँ से मिलेगा, लॉरेंज बल से। तो लॉरेंज बल ये बराबर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल के। ध्यान रखना, लॉरेंज बल का मान यहाँ Q इंटू वी मॉड। एक्चुअली वी मॉड का कौन सा मान लेंगे अपन, v का v साइन थीटा इंटू बी मॉड, यह जाएगा। और साइन 90 जाएगा कि इसके साथ कोण कितने अंश का, इसके साथ कोण जो है 90 अंश का, b सदिश के साथ, बराबर हो जाएगा अभिकेंद्री बल m v मॉड साइन थीटा का वर्ग। यहाँ v नहीं लेंगे बल्कि कितना लेंगे, v मॉड साइन थीटा, क्योंकि हमको मालूम है कि अभिकेंद्री बल प्रदान करने के लिए वो कैसा होना चाहिए, लंबवत केंद्र की ओर कार्य करने वाला होना चाहिए, केंद्र की ओर कार्य करने वाला। यदि अपन इस तरीके से एक वृत्तीय मार्ग लेते हैं तो हमेशा केंद्र की ओर अभिलंबवत ये कार्य करता है FC की दिशा। ठीक है, यदि आप तिरछा बल भी लगाएंगे तो उसका दो घटक टूट जाएंगे। ठीक, इस तरीके से एक घटक और दूसरा घटक ये, उनमें से एक घटक उसे आगे की ओर बढ़ाएगा यानी त्वरित करेगा, टेंजेंशियल फोर्स कहलाता है वो, और दूसरा उसे वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए प्रेरित करेगा, जिसे बोलते हैं अभिकेंद्री बल। यहाँ हम बात कर रहे हैं केंद्र की ओर, तो केंद्र की ओर के लिए कौन सा घटक कार्य करेगा, v का v साइन थीटा। तो ये v साइन थीटा एक और ये v साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, q इंटू बी मॉड बराबर m v मॉड साइन थीटा के बटे r। हमको r का मान निकालना है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा m v मॉड साइन थीटा के बटे q इंटू बी मॉड। ये इसके वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या का व्यंजक होगा। फिर से रिपीट कर दूँ मैं, जब ये थीटा कोण पर प्रवेश करेगा वेग v से, आवेशित कण q जिसका द्रव्यमान m है, तो उस v सदिश के दो घटक तोड़े जा सकते हैं। उनमें से v साइन थीटा उसे वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए प्रेरित करेगा और दूसरा घटक v cos थीटा उसे b सदिश की दिशा में आगे की ओर ढकेलेगा। इसी कारण से वह वृत्तीय मार्ग में गति करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाता है और उसका मार्ग किस प्रकार का हो जाता है, कुंडलिनीवत। तब इस मार्ग के लिए त्रिज्या का मान निकालना हो तो हम जानते हैं कि लॉरेंज बल ही आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा। तो लॉरेंज बल का मान q v नहीं लेंगे, यहाँ पर v साइन थीटा लेंगे इंटू v, पूरा भी लिख सकते थे q v b साइन थीटा
क्योंकि 90 अंश पर प्रवेश नहीं कर रहा है। ये बराबर हो जाएगा, अभी केंद्रीय बल m इंटू वी स्क्वायर होता है, लेकिन v का मान कौन सा लेंगे, v साइन थीटा जो लंबवत है उसका वर्ग के बटे r। एक v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो r का मान इतना मिल जाएगा। ठीक, अब t का मान निकालना है, t आवर्तकाल, तो 2 पाई r के बटे कितना आएगा, v साइन थीटा, क्योंकि घुमाने के लिए उस पर कौन सा वेग कार्य कर रहा है, v साइन थीटा। 2 पाई r का मान रख देंगे एम वी साइन थीटा के बटे क्यू बी, और बटे में v साइन थीटा, तो ये v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। आप देख रहे हैं कि आवर्तकाल का मान वही मिल रहा है जो इसके पहले मिला था जब थीटा बराबर 90 पर प्रवेश करा था। मतलब थीटा पर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आवर्तकाल के मान पे, ना तो वेग का प्रभाव पड़ता है और ना ही वेग की दिशा का। ठीक है, ये दो चीज़ें अपने को ध्यान रखना है, ये कुंडलीनीवत मार्ग के लिए। अब एक और चीज़ बताओ, मैंने एक और चीज़ बताया, पिच फैक्टर, पिच गुणांक P। ये P बराबर होता है T इंटू वी कॉस थीटा। एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है आवर्तकाल के बराबर, उतने समय में वो आगे की ओर क्षैतिज दिशा में कितना घूम जाएगी, वी कॉस थीटा इंटू टी। तो यहाँ पर T का मान रख सकते हैं 2 पाई एम बटे क्यू बी इंटू वी कॉस थीटा। ये किसका मान आ जाएगा, पिच फैक्टर का। ठीक है, पिच गुणांक का। तो ये तीन चीज़ें हैं इसमें, वो तीनों मैंने ब्लॉक में लिख दी है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ लें। आया इतना, ध्यान से समझ लिया इसको। ध्यान रहे इसमें भी दिशा का मान ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ही प्रयोग में लाएंगे। ठीक, तो ये हो गया किसी आवेशित कण पर लॉरेंज बल जब वह किससे, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है, तब उसका मार्ग लंबवत नहीं होने के कारण, थीटा कोण पर होने के कारण कुंडलिनीवत होगा। ये याद रखना है आपने को। ठीक है, ये लॉरेंज बल और उसके बारे में सारी चीज़ें हो गई। अब अपन जानते हैं कि जिस तरह से आवेशित कणों पर लॉरेंज बल कार्य करता है, वैसे ही कोई यदि धारावाही चालक है, यानी एक ऐसा चालक जो धारा ले जा रहा है, ठीक, जिसमें धारा बह रही है, और उसे यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, तब वह भी लॉरेंज बल का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि धारा है क्या, धारा आवेश प्रवाह की दर है। धारा बह रही है मतलब आवेश बह रहे हैं उस चालक तार में से, और जब आवेश बह रहे हैं और किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो लॉरेंज बल तो लगना ही चाहिए। ठीक है, तो लॉरेंज बल किस पे लगेगा, अब यहाँ पर फिजिकली वो क्या है, एक तार है, तो उस तार पर लगेगा। तो अब अगला आर्टिकल जो अपन तैयार करने जा रहे हैं कि धारावाही चालक यदि कोई है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, और उसे किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया हो, तो वह भी लॉरेंज बल का अनुभव करता है। उसका मान किन कारकों पर निर्भर करता है वो अपन देखने जाएंगे। ठीक है, तो 2-3 मिनट में अपन उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आज का मेरा जो टारगेट था वो पूरा हो जाए। चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से, ये बी सदिश है, और एक तार रखा हुआ है इसमें ए बी या पी क्यू, और इसमें से धारा आई बह रही है पी सिरे से क्यू सिरे की ओर। तो हम पाते हैं कि इस पर भी लॉरेंज बल कार्य करने लगता है। ठीक है, और इसके कारण ये तार जो सीधा था, ठीक, ये सीधा तार इस तरीके का यदि था, तो वो इस तरीके से तिरछा हो जाता है। जैसे सीधा तार है तो ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, यानी ऊपर की ओर चला जाएगा आर्क के रूप में, या नीचे की ओर एक आर्क के रूप में जाएगा। कोई भी तार सीधा ना होकर अपने आदि आकार को बदल रहा है, अपने आप तो होगा नहीं, आकार को बदलने के लिए भी बल की आवश्यकता होगी, तो वो बल लॉरेंज बल है। ठीक है, तो उसने क्या बताया था लॉरेंज ने कि यदि यहाँ पर बी सदिश और ये धारा जो इसमें बह रही है, इसको एल सदिश बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है ये एल सदिश है। ठीक, इनके बीच का कोण यदि थीटा हो, तो इस पर कार्य करने वाले लॉरेंज बल का मान धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, इसका मान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, इसका मान लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इसका मान साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। रट्टा है, याद रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, है ना। मॉड एफ का मान धारा जो बह रही है उसमें उसके अनुक्रमानुपाती होगा, मॉड एफ का मान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होगा, मॉड एफ का मान उस तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। यहाँ थीटा बी सदिश और एल सदिश के बीच कोण है। इन सबको एकत्रित करें तो एफ मॉड बराबर आता है आई बी मॉड एल मॉड साइन थीटा, जिसको हम आई इंटू एल क्रॉस
बी, ऐसा भी लिख सकते हैं सदिश रूप में। ठीक है, ये किसी धारावाही चालक पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल है। आया कहाँ से ये? अपन जानते हैं कि F बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा, होता है ना। यदि मान लो P से Q तक L दूरी तय करने में उसको T समय लग रहा है आवेशों को, तो वेग का मान कितना हो जाएगा? L के बटे T। होगा कि नहीं होगा? यदि हम कह रहे हैं कि इन आवेशों को P सिरे से Q सिरे तक पहुंचने में T समय लग रहा है, तो वेग का मान कितना हो जाएगा? L सदिश के बटे T सदिश, T इंटू मॉड B इंटू साइन थीटा। इसको रीअरेंज कर ले, Q बटे T लिख दे एक साथ, L मॉड कर दें, B मॉड कर दें और साइन थीटा। तो यहाँ Q बटे T क्या होता है? चूँकि Q बटे T बराबर धारा I, तो I रख देंगे यहाँ पर, तो धारा I रखने पर ये सूत्र आ जाएगा, F मॉड बराबर I बी एल साइन थीटा। सिंपल। करना किससे है? मान लेंगे कि A P से Q तक Q आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, कितने वेग से? V सदिश वेग से। ठीक है, तो उस पर लॉरेंज बल कार्य करेगा जिसका मान Q ही भी साइन थीटा होगा। ये इस दूरी L को तय करने में माना T समय ले रहे हैं, तो वेग V का मान L बटे T हो जाएगा। तो Q बटे T को एक साथ ले लेंगे, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, धारा लिख देंगे तो RT का ले जाएगा। ठीक है, इस